कैसे प्री की परीक्षा हो चाहे मेंस की परीक्षा हो उसकी तैयारी कैसे करनी है और उस जो माइंड सेट में कैसे जाना है। अगर आपको विश्वास है कि आप इस परीक्षा को कर लेंगे और इस वर्ष की जो यूपीएससी की सिविल सर्विस परीक्षा है उसमें मेरी जो रैंक है वो 181वीं रैंक है और ये मेरा पहला प्रयास था। मैं मूलतः मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ, छतरपुर ज़िले का, और जो मेरी प्रारंभिक शिक्षा है वो छतरपुर से ही हुई है और ग्रेजुएशन मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज से किया है। जो मेरा विषय था ग्रेजुएशन का वो इंग्लिश साहित्य था, बीए ऑनर्स। उसके बाद जो जैसा मेरा फाइनल ईयर था, थर्ड ईयर, उस समय मैंने नेक्स्ट आईएएस का जो फाउंडेशन कोर्स था उसको ज्वाइन किया। 2022 से 2023 तक मेरा जो 1 साल का कोर्स था वो चला। उसके बाद मैंने 23 की परीक्षा दी और उस पर मुझे सफलता मिली। तो ये मेरा बेसिक इंट्रोडक्शन था और अभी हम लोग बात कर सकते हैं प्रीलिम्स और मेंस के बारे में। उसके बाद जो ऑप्शनल और बाकी आपके सवाल होंगे उनके जवाब देंगे। सबसे पहले हम प्री और मेंस के बारे में बात करेंगे कि जो पूर्णतः हमको किन किन विषयों का ध्यान देना है, किन किन चीज़ों के लिए ध्यान देना है। तो सबसे पहले तो जैसे आप सब लोग अभी इस परीक्षा की तैयारी में कुछ लोग होंगे और कुछ लोग सोच रहे हैं कि मैं तैयारी करूं, तो उसके लिए पहले तो इस परीक्षा के बारे में जानना जरूरी है। इस परीक्षा को जानने के लिए उसके लिए आप PYQs देखिए, जो पिछले वर्ष में प्रश्न आए हैं, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा में हो चाहे मुख्य परीक्षा में हो। जब आप PYQs को देखेंगे तो उससे आपको जो सिलेबस के टर्म्स हैं, जैसे कि एक उदाहरण है साइंस टेक में एक टॉपिक आता है बायोटेक्नोलॉजी। हमको पता है लेकिन बायोटेक्नोलॉजी में कितनी सारी नई नई उपलब्धियां हो रही हैं, तो उस बायोटेक्नोलॉजी में किन किन विषयों पर हमको ज़्यादा ध्यान देना है ये हमको जो प्रीवियस ईयर्स पे क्वेश्चन आए हैं उनसे पता चलेगा। साथ ही साथ तीसरी चीज़ है कि आपके जो रिसोर्सेज हैं किसी भी एक विषय के लिए, चाहे वो पॉलिटी हो, इकोनॉमिक हो या फिर एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी हो, तो उसके लिए आप बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज रखें। एक ही बुक, एक ही स्टैंडर्ड बुक या फिर अपने खुद के नोट्स होने चाहिए। इसके लिए लिमिटेड रिसोर्सेज होने चाहिए, प्लस एक जैसे सर ने बताया, CMD सर ने, कि रिवीजन का इस परीक्षा में बहुत बड़ा योगदान होता है। आप किसी भी अपने नोट्स को या फिर स्टैंडर्ड बुक्स को कोशिश कीजिएगा कि परीक्षा में बैठने से पहले कम से कम 15 से 20 बार उनका रिवीजन करें। तभी आप जो एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आती है और भविष्य में जब भी आप परीक्षा में बैठेंगे तो उन प्रश्न को, उन कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और उन प्रश्नों का हल करने में आपको मदद मिलेगी। मल्टीपल रिवीजन्स आपको करने हैं, जो भी आपके नोट्स हैं या फिर जो भी स्टैंडर्ड बुक्स आप फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद जब ये आपका नोट्स, स्टैंडर्ड बुक्स, सिलेबस, PYQs ये सब आपको क्लियर हो जाता है कि मैं इन बुक्स को पढ़ूंगा, ये नोट्स रिफ़र करूंगा और ये रिवीजन करूंगा। उसके बाद जब आपको एक्चुअल परीक्षा देनी होती है उस समय कैसे प्री की परीक्षा हो चाहे मेंस की परीक्षा हो उसकी तैयारी कैसे करनी है और उस जो माइंड सेट में कैसे जाना है कि मान लीजिए जिन बच्चों ने इस वर्ष 2024 में परीक्षा दी होगी वो उस समय उस दौरान क्या करेंगे जब उनकी परीक्षा आज से 3-4 महीने बाद होने वाली है। तो उसके लिए उसका जो सबसे अच्छा तरीका होता है, एक तो आप PYQs तो पढ़ेंगे ही, उसके साथ साथ आप मॉक प्रैक्टिस कर सकते हैं। मॉक प्रैक्टिस से क्या होता है कि एक तो जो आपका माइंड सेट है वो ऐसा डेवलप हो जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। साथ ही साथ एक जैसे जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं मॉक टेस्ट में, तो उसमें जो भी प्रश्न होंगे उनकी जो जानकारी होगी, बहुत अतिरिक्त जानकारी भी मिलती है, तो आपका जो नॉलेज है वो भी इंक्रीज होता है। तो इससे PYQs या फिर मॉक सॉल्व करने से जो आपका किसी भी टॉपिक का पेरिफेरल नॉलेज है वो भी बढ़ता है। और पहला मॉक्स लगाने से आप उस माइंड सेट में जाते हैं। तीसरा, कॉन्फिडेंस आता है आपको, क्योंकि इस परीक्षा का जो मेन
स्तंभ है या फिर मेन पिलर है वो आपके कॉन्फिडेंस का भी है। अगर आपको विश्वास है कि आप इस परीक्षा को कर लेंगे तो जो एग्जामिनेशन हॉल का जो सिचुएशन होता है वो काफ़ी अलग होता है। हम लोग तैयारी करके जाते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि जब हम मुख्य परीक्षा पर बैठे होते हैं या फिर दे रहे होते हैं तो बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ और हमको डाउट होने लगता है। तो यदि आप कॉन्फिडेंट हैं पहले मॉक्स लगा करके कि आपका जो स्कोर है वो कंसिस्टेंटली 100+ आ रहा है, तो आप जब परीक्षा में बैठेंगे तो आपको ये जो सेल्फ डाउट है वो नहीं आएगा। तो इससे PYQs और मॉक्स लगाने से जो आपका कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, वो बना रहेगा। तो एक मॉक्स लगाने से हमको ये भी फ़ायदा होता है। फिर मॉक्स का एक फ़ायदा ये भी है कि जैसा सर अभी आपको एक्सप्लेन कर रहे थे पिछले वर्ष के प्रश्नों को दिखा करके कि आप कीवर्ड्स देखिए, अगर कहीं ऐसा प्रश्न आ रहा है जहाँ पर डाउटफुल है तो वो गलत हो जाता है, या फिर बहुत ड्रास्टिक या फिर रेडिकल टर्म यूज़ हुआ है तो वो गलत हो जाता है। तो ये भी आपको क्लैरिटी मॉक सॉल्व करने से आती है। तो एक जो इंटेलिजेंट गैस कर पाते हो या फिर किसी भी प्रश्न का सही उत्तर जो चुनने की संभावना है वो सही तब होती है जब आप प्रैक्टिस करते हैं। कहते भी हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो मॉक्स लगाने का ये भी एक फ़ायदा है कि जो आपका एक आंसर करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ती है, क्योंकि आप एक पेरिफेरल नॉलेज बढ़ जाता है, माइंडसेट वैसा हो जाता है, तो ज़्यादातर चांसेस है कि आपके प्रश्न सही होंगे, क्योंकि फिर आप उस तरह से सोचने लगते हैं कि यूपीएससी की जो लैंग्वेज है या फिर कौन से टर्म्स यूज़ करते हैं तो उससे आप फेमिलराइज हो जाते हैं। तो ये मॉक्स की यूटिलिटी है। और मॉक सिर्फ आपको प्री में नहीं हेल्प करता है, साथ ही साथ मेंस में भी हेल्प करता है। मेंस का एक जो बड़ा पार्ट है, मेंस में भी अगर आप देखेंगे तो PYQs पढ़ करके आपको आइडिया रहेगा कि अगर मान लीजिए एक इंटरनल सिक्योरिटी टॉपिक रहता है आपका, उसमें किन टॉपिक से बार बार यूपीएससी प्रश्न पूछ रहा है, तो इससे आपका सिलेबस का आइडिया रहेगा। साथ ही साथ अगर आप मेंस में टेस्ट सीरीज या फिर मॉक्स लगाते हैं तो इससे आपका राइटिंग प्रैक्टिस होगा, टाइम पर पेपर कंप्लीट होने का, जो टाइम पर पेपर कंप्लीट कर पाएंगे, वहाँ पर आप जो 20 प्रश्न करने होते हैं उनको समय पर कर पाएंगे। जैसे कि तो 10 मार्कर क्वेश्चन होता है उसको आपको 6-7 मिनट्स में करना होता है, 15 मार्कर क्वेश्चन में भी 8 मिनट। तो टाइम पर पेपर कंप्लीट कर पाएंगे मॉक्स प्रैक्टिस करने से और PYQs देखने से। तो ये एक जो ज़रूरी पॉइंट था इस तैयारी के लिए कि आपको PYQs और मॉक टेस्ट करना कितना ज़रूरी है। साथ ही साथ रिवीजन के बारे में बात की, सिलेबस के बारे में बात की कि सिलेबस के हर टर्म के बारे में आपको पता होना चाहिए और एक पार्टिकुलर टर्म से उसमें आपको कितना पढ़ना है ये PYQs से आइडिया आएगा। और मॉक्स से प्रैक्टिस करने से जो आपका कॉन्फिडेंस है और पेरिफेरल नॉलेज है ये सब चीज़ें इंक्रीज़ होती हैं। तो ये प्राइमरीली प्री और मेंस के लिए जो मेन चीज़ें हैं, मतलब बेसिक चीज़ें हमको क्या क्या करना है, PYQs एंड ऑल दोज थिंग्स। उसके बाद अगर रिसोर्सेज के बारे में बात करें कि मैंने क्या रिसोर्सेज फॉलो किए थे, तो हम सब्जेक्ट वाइज डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि एक पॉलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट पिलर है बोथ फॉर प्री एंड मेंस। उसके लिए मैंने नेक्स्ट IAS के क्लास नोट्स रेफ़र किए थे, नीरज सर और आशीष सर के क्लास नोट्स थे। सो क्लास नोट्स प्लस अगर आप एक स्टैंडर्ड बुक पढ़ लेते हैं जैसे कि लक्ष्मीकांत है, तो एक आपको उस विषय का कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया हो जाता है, आपको एक कॉन्फिडेंस रहता है कि आपने सभी टॉपिक्स को कवर किया है। उसके बाद अगर इकोनॉमिक्स की बात करें उसमें विभाषजा सर के नोट्स थे, क्लास नोट्स थे, उनकी रेगुलर क्लासेस प्लस करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए इसके बाद बात करेंगे कि करंट अफेयर्स के लिए मैंने क्या किया था। इकोनॉमिक्स के लिए अगर एनवायरनमेंट की बात करें
उसके लिए भी क्लास नोट्स ही इनफ थे एपी सिंह सर के। एंड फॉर ज्योग्राफी आप बेसिक एनसीईआरटीज पढ़ सकते हैं 9 to 12। उसके बाद जो इस पे बिल्ड करना है वो आप क्लास नोट सिकंदर खान सर के नोट्स थे। पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी और साइंस टेक के लिए भी मैंने क्लास नोट्स ही रेफर किए थे अयाज खान सर के। हिस्ट्री के लिए मैंने एंशियंट हिस्ट्री के लिए आर.एस. शर्मा की एक ओल्ड एनसीईआरटी आती है उसको पढ़ा था। साथ ही साथ मेडिवल के लिए सतीश चंद्रा सर की ओल्ड एनसीईआरटी और मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम। उसके साथ साथ जो आर्ट एंड कल्चर के लिए है वो राहुल सेंगर सर के नोट्स थे। तो ये प्राइमरीली जो मेरे हिस्ट्री के रिसोर्सेज रहे हैं। प्लस स्पेक्ट्रम और आर्ट एंड कल्चर के लिए क्लास नोट्स प्लस आप नितिन सिंघानिया सर की भी बुक पढ़ सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया सर का बुक काफ़ी बढ़िया है। इवन जो राहुल सेंगर सर भी क्लासेस लेते हैं उसमें भी उन्हीं के मोस्ट ऑफ दी चीज़ें और वो और भी कवर करते हैं। जो आर.एस. शर्मा की ओल्ड एनसीईआरटी है उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि पूछे गए हैं या फिर PYQs में जो टॉपिक्स आए हैं उनको भी वो इनकलकेट करते हैं जो उनके क्लास नोट्स रहते हैं। आई थिंक मोर और लेस सभी सब्जेक्ट्स, और जो मेंस में छोटे छोटे सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे गवर्नेंस के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट एज वेल एज वर्ल्ड हिस्ट्री, इन सब के लिए क्लास नोट्स आर इनफ। क्योंकि ये टॉपिक्स ऐसे हैं कि यदि इनसे कुछ ऐसा प्रश्न आएगा, जैसे कि लास्ट टाइम एक सोसाइटी से क्वेश्चन था कि इस बार देश के मेंस में कि बच्चों पर क्या इम्पैक्ट होता है मोबाइल फ़ोन्स का, तो ये तो क्लास में कई बार चांसेस है कि कवर नहीं होगा। तो उसके लिए सर ने जो इनिशियली आपको 7 C's बता रहे थे तो उन्होंने उसमें जिक्र किया था कि आपका जो डायनेमिज्म है और करंट अफेयर्स का अवेयरनेस है कि देश में क्या चल रहा है, मेजर इशूज़ क्या हैं, दुनिया में क्या चल रहा है। तो जो ऐसे टॉपिक्स आते हैं नॉन कन्वेंशनल टॉपिक्स, इन छोटे से टॉपिक्स से वो आप करंट अफेयर्स से कवर कर सकते हैं, या फिर जो आपकी जनरल अवेयरनेस है कि क्या चैलेंजेस आज दुनिया और या फिर इंडिया फेस कर रही है तो वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। बाकी क्लास नोट्स का जो रिलेवेंस है वो मेंस के लिए बहुत बढ़ जाता है। ये तो एक ब्रीफ डिस्कशन था कि प्रीलिम्स मेंस में किन किन चीज़ों पर, किन किन बिंदुओं पर ध्यान देना है।